अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू बायोलॉजी विद नरेश गोयल। क्लास फर्स्ट ईयर में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है न्यूक्लियस के बारे में। जिस तरह हमारी बॉडी का एक कंट्रोल सेंटर होता है जिसको हम ब्रेन कहते हैं, सिमिलरली सेल का जो कंट्रोल सेंटर होता है उसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। सेल के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज हो रही हैं उन सबको कंट्रोल करने का जो काम होता है वो न्यूक्लियस का होता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है न्यूक्लियस, जिसको आप कह सकते हैं ब्रेन ऑफ द सेल। ठीक है, तो ये न्यूक्लियस के अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारे कंपार्टमेंट होते हैं, उनका क्या काम होता है वो सारी की सारी डिटेल हम आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। अच्छा, सबसे पहले अगर हम बात करें न्यूक्लियस की डिस्कवरी को, तो इसकी जो डिस्कवरी की थी हमारे पास एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था रॉबर्ट ब्राउन। उन्होंने जो है वो 1831 में हमें जो है वो न्यूक्लियस के बारे में बताया था कि भाई ये सेल का एक कंपार्टमेंट होता है जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। ठीक है, अच्छा न्यूक्लियस को अगर हम देखें लोकेशन के हिसाब से तो एनिमल सेल के अंदर ये थोड़ा सा साइड में होता है। अब वो साइड में क्यों होता है, क्योंकि सॉरी, एनिमल सेल के अंदर ये होता है सेंटर में। ठीक है, और अगर हम प्लांट सेल की बात करें तो प्लांट सेल के अंदर ये थोड़ा सा साइड में होता है। वो इसीलिए साइड में होता है क्योंकि ये आपके पास प्लांट सेल है, इसका लार्ज सेंट्रल वैक्यूल बीच में आ जाता है, तो वो न्यूक्लियस को साइड की तरफ क्या कर देता है, धकेल देता है। तो ये इसकी लोकेशन आपने याद रख लेनी है। अच्छा, न्यूक्लियस डिफरेंट तरह के सेल्स में अलग अलग हो सकते हैं। किसी में एक न्यूक्लियस होता है, किसी में दो होते हैं, किसी में तीन होते हैं। तो एक न्यूक्लियस वाला जो सेल होता है, जैसे कि हमारा एनिमल सेल है, जैसे कि प्लांट सेल है, ठीक है, उसको हम सिंगल न्यूक्लिएटेड सेल कहते हैं। जो दो न्यूक्लियस वाला सेल होता है उसको हम बाई न्यूक्लिएटेड कहते हैं। इसी तरह जो दो से ज्यादा न्यूक्लियस वाला होता है उसको हम पॉली न्यूक्लिएटेड कहते हैं। तो हम यहाँ पे एक मिसाल लेते हैं, लेट्स से कि हम बाय न्यूक्लिएटेड ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं। तो ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके पास दो न्यूक्लियस है, तो हमारे पास वो जो पैरामीशियम होता है, पैरामीशियम एक ऐसा जानदार है जो कि बाय न्यूक्लिएटेड है, यानी उसके पास कितने न्यूक्लियस होते हैं, उसके पास दो न्यूक्लियस होते हैं। अच्छा, कुछ सेल के अंदर ऐसा भी होता है कि न्यूक्लियस दो नहीं होते, लेकिन न्यूक्लियस के लोब जो होते हैं ना, उसके जो हिस्से होते हैं ना, वो दो होते हैं। ठीक है, अब वो कैसे, मिसाल की बात है कि ये इस तरह से हमारे पास दो न्यूक्लियस होते हैं। तो असल में ये न्यूक्लियस एक ही होता है, लेकिन उसके लोब जो है वो दो होते हैं। तो इसीलिए इसको जो है वो लोब्ड न्यूक्लियस भी कहते हैं या इसको बाय लोब्ड न्यूक्लियस भी कहते हैं। तो ये सारे के सारे डिफरेंस जो है आपने जहन में रखना है। ठीक है, अच्छा अब हम थोड़ी सी बात करते हैं कि कौन कौन से पार्ट्स होते हैं इस पूरे न्यूक्लियस के अंदर, तो वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। पहला जो इसका पार्ट होता है दैट इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जिस तरह सेल की एक आउटर कवरिंग होती है दैट इज सेल मेम्ब्रेन, इसी तरह न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन होती है, बाहर वाली जो आउटर कवरिंग होती है, उसको कहेंगे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, जिस तरह सेल का फ्लूइड होता है उसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं, बिल्कुल उसी तरह न्यूक्लियस का फ्लूइड होता है जिसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। या इसके लिए एक दूसरा वर्ड इस्तेमाल होता है दैट इज कैरियोलिम्फ। कैरियो मीन्स न्यूक्लियस, लिम्फ का मतलब क्या होता है, फ्लूइड। ठीक है, दो चीजें हो गई। तीसरी चीज जो आप इसके अंदर देखेंगे दैट इज न्यूक्लियोलस। देखिए, न्यूक्लियस के अंदर भी एक छोटा सा सर्कुलर स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है जिसको आप बोलेंगे न्यूक्लियोलस। ये भी हम पढ़ेंगे कि ये क्या होता है, इसके अंदर कौन कौन सी चीजें पाई जाती हैं। तीन चीजें होगी। चौथी जो चीज इसके अंदर पाई जाएगी दैट इज क्रोमेटिन। अब एक क्रोमेटिन के अंदर कुछ मटेरियल होता है और वो मटेरियल आगे चल के क्रोमोसोम की फॉर्मेशन करवा देता है। फिर क्रोमोसोम जो है वो उसकी मूवमेंट होती है जब सेल डिवाइड करता है, फिर वो जनरेशन टू जनरेशन आगे चलता रहता है। तो ये सारा कुछ हम जो है आज डिस्कस करेंगे। अच्छा, तो ये चार चीजें हैं एक न्यूक्लियस की जो हमने पढ़नी है। आपके बुक में भी यही चारों चीजें लिखी हुई हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें सेल मेम्ब्रेन की, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की सॉरी, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की ना ऐसे डबल मेम्ब्रेन होती है जिस तरह से हमने यहाँ पे ड्रॉ की है। उस डबल मेम्ब्रेन के अंदर कुछ पोर्स होते हैं इस तरह से, ये पोर्स हैं।
ये पोर्स है, ये पोर्स है, ये पोर्स है, और इसी तरह पूरी मेम्ब्रेन में पोर्स होते हैं। यानी इसकी जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है ना, ये बैरियर के तौर पे काम नहीं करेगी। ऐसा नहीं होगा कि ये बीच में दरवाजे की तरह बंद हो जाए और कोई चीज उधर जो है वो पास ना हो सके, ऐसा नहीं होता। इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर कुछ पोर्स होते हैं जिनको हम न्यूक्लियर पोर्स कहते हैं, और ये पोर्स एक स्पेशलाइज्ड प्रोटीन से मिलकर बनी हुई होती है जिसको हम पोरिन कहते हैं, या इसका पूरा नाम आप न्यूक्लियोपोरिन्स भी इनको कह सकते हैं। ठीक है, तो ये न्यूक्लियोपोरिन्स इसमें क्यों बने हुए होते हैं? क्योंकि कोई भी मटेरियल जो है वो न्यूक्लियस से निकलकर साइटोप्लाज्म में आ सके, इस तरह से इनके अंदर जो है पोर्स होते हैं, और ये जिस खास तरह की प्रोटीन से बने होते हैं उसको न्यूक्लियोपोर्स पोरिन्स हम कहते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपने सबसे पहले याद रख लेनी है। ठीक है, उसके अलावा हम बात करते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म की। ये इसके अंदर का जितना भी फ्लूइड है जो मैंने ब्लू कलर से शो किया है, ये सारा का सारा फ्लूइड हमारे पास कहलाएगा क्या? न्यूक्लियोप्लाज्म, या इसका दूसरा नाम है कैरियोलिम्फ। अच्छा, इस न्यूक्लियोप्लाज्म में या कैरियोलिम्फ में क्या होता है? तो असल में दिस इज द मैट्रिक्स ऑफ प्रोटीन। इसके अंदर जो है वो प्रोटीन मौजूद होता है। ठीक है, और प्रोटीन के अलावा इसके अंदर डीएनए मौजूद होता है, इसके अंदर आरएनए मौजूद होता है, इसके अंदर राइबोसोम मौजूद होते हैं, इसके अंदर पॉलीमरेज एंजाइम मौजूद होता है। पॉलीमरेज एंजाइम के अलावा इसके अंदर कुछ मेटल आयंस भी मौजूद होते हैं। तो ये सारी की सारी कंपोजिशन है किसकी? न्यूक्लियोप्लाज्म की। अब ये सारी की सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, तो इसीलिए इस पूरे न्यूक्लियोप्लाज्म न्यूक्लियस के फ्लूइड यानी न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर ये मौजूद होती है। ये चीज आपने ध्यान में रख लेनी है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं किसकी? इसकी न्यूक्लियोलस की। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि न्यूक्लियोलस की अगर हम बात करें तो न्यूक्लियोलस ये सर्कुलर स्ट्रक्चर है किसका? न्यूक्लियस का। अच्छा, इस न्यूक्लियोलस के अंदर जो है ना वो बहुत सारी चीजें पड़ी हुई होती हैं, जैसे कि क्रोमेटिन मटेरियल। ठीक है, और इसके अलावा मतलब ऐसी चीजें जो कि न्यूक्लियर जो कि आगे चल के सेल जब डिवाइड होता है तो वहां पे भी न्यूक्लियोलस का जो है वो बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक है, एक चीज याद रखिएगा कि हमारे पास ये जो न्यूक्लियोलस होता है, यहाँ इसके पॉइंट्स में यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, उसके अंदर वो सही नहीं लगेंगे। ठीक है, न्यूक्लियोलस, पहली चीज तो क्या है कि न्यूक्लियोलस हमारे पास नॉन मेम्ब्रेन होता है, इसकी कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, नंबर 1। दूसरी चीज क्या है भाई कि न्यूक्लियोलस जो है वो डिसअपियर हो जाता है जब सेल क्या करता है? डिवाइड करता है, ड्यूरिंग CD सेल डिवीजन। जब सेल डिवाइड करेगा ये न्यूक्लियोलस क्या हो जाएगा? डिसअपियर हो जाएगा। अच्छा, ये दोबारा से रीअपियर हो जाएगा, दोबारा आ जाएगा कब? जब ये सेल डिवाइड हो चुका होगा, यानी कि नॉन डिवाइडिंग फेज। तो ये कुछ करेक्टर्स आपने याद रख लेने न्यूक्लियोलस के। ठीक है, अच्छा, ये जो क्रोमेटिन मटेरियल होता है, ये क्रोमेटिन मटेरियल, अब ये क्रोमेटिन मटेरियल क्या होता है? तो हम कहते हैं कि भाई क्रोमेटिन मटेरियल जो होता है ना, असल में यहाँ ये कुछ फाइबर्स होते हैं हमारे पास। ठीक है, कुछ कंडेंस्ड फाइबर होते हैं। अच्छा, ये फाइबर जो हैं आगे चल के क्रोमोसोम की क्या करनी है? इन्होंने फॉर्मेशन करनी है। वो कैसे? तो पहले सेल के अंदर जो क्रोमेटिन मटेरियल पड़ा होता है वो इस तरीके से पड़ा होता है। ठीक है, जब सेल डिवाइड करता है तो ये क्रोमेटिन मटेरियल खुलता है, आहिस्ता आहिस्ता खुलते 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 खुलते, और ये इस तरह से एक क्रोमोसोम की फॉर्मेशन कर देता है। ठीक है, क्रोमोसोम क्या होते हैं? क्रोमोसोम आर द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर व्हिच अपीयर ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। ये धागे नुमा स्ट्रक्चर होते हैं क्रोमोसोम, और ये बनते कहाँ से? क्रोमेटिन के फाइबर से बनते हैं इस तरह से जब सेल डिवाइड करेगा। ठीक है, तो अब क्रोमेटिन खत्म हो गया, क्रोमोसोम आ गया, मतलब एक नया स्ट्रक्चर हमारे पास आ गया। तो क्रोमोसोम के कुछ हिस्से होते हैं, ये आपने याद रखना है। ये जो बीच वाला हिस्सा होता है इसको हम जो है वो सेंट्रोमियर कहते हैं।
जहां से इसकी दोनों बाजू या इसकी दोनों आर्म्स जो है वो अटैच होती हैं। ठीक है, ये वाला जो पूरा हिस्सा होता है, ये हिस्सा और ये हिस्सा, इसको हम आर्म्स कहते हैं। ठीक है, या इसको आप क्रोमेटिड्स भी कह सकते हैं। और एक क्रोमेटिड इसकी ये है पूरी, और अगर मैं यहाँ से बीच में से लाइन लगाऊं तो एक क्रोमेटिड इसकी ये है, एक क्रोमेटिड इसकी ये है। इन दोनों को मिला के हम कहते हैं दीज आर द सिस्टर क्रोमेटिड्स। ये हमारे पास क्या होती हैं, सिस्टर क्रोमेटिड्स होती हैं। तो ये एक पूरा क्रोमोसोम के जितने भी पार्ट्स होते हैं वो भी आपके, अब आपको जो है पता चल गया। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, इसका एक सेंट्रोमेयर होता है जहां से इसकी आर्म्स अटैच होंगी, और इसके अलावा इसकी दो आर्म्स होती हैं, एक ये रही एक ये रही। इन दोनों आर्म्स को मिला के सिस्टर क्रोमेटिड्स बोलेंगे। ठीक है, अच्छा होता ये कि ये जो पहली आर्म है ना, ये दूसरे की कॉपी होती है। ठीक है, तो इस तरह से, यानी पहले एक आर्म थी, उसने एक कॉपी बनाई, इस तरह से एक आर्म, ये उसकी कॉपी, तो अब ये दो बन गई इसके पास क्रोमेटिड्स, जिसको हम बोलेंगे दीज आर द सिस्टर क्रोमेटिड्स। ठीक है, तो अब ये क्रोमोसोम, अच्छा क्रोमोसोम, हर जानदार के अंदर क्रोमोसोम के जो नंबर होते हैं वो अलग अलग होते हैं। जैसे आपकी बुक में यहाँ पे 4 जानदारों के नाम लिखे गए, उन 4 जानदारों में जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स में आपको मिलेगा वो अलग अलग मिलेगा। ठीक है, अब वो कौन से 4 नाम है मैं जरा यहाँ पे लिख देता हूँ। आपकी बुक में जो नाम लिखे हैं, मैं सबसे पहला नाम जो यहाँ पे लिखा हुआ है वो हाउस फ्लाई का लिखा हुआ है। दूसरा नाम यहाँ पे स्वीट पी का लिखा हुआ है। तीसरा नाम यहाँ पे कॉर्न सेल्स का लिखा हुआ है, और चौथा नाम यहाँ पे ह्यूमंस का लिखा हुआ है। ये 4 नाम लिखे हुए हैं आपकी बुक में, और चारों जानदारों के जो है वो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स यहाँ पे बताए गए हैं। ठीक है, जैसे कि सबसे पहला हमारे पास कौन सा है, हाउस फ्लाई। अभी जो हाउस फ्लाई होती है ना, इसका नंबर ऑफ क्रोमोसोम इसके होते हैं 8। ठीक है, 8 इसके पास नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, हाउस फ्लाई यानी मक्खियां। इसके अलावा स्वीट पी, स्वीट पी एक तरह का पौधा होता है, और इसके पास जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं वो होते हैं 14। ये भी आपने याद रख लेने। ठीक है, इसके अलावा कॉर्न सेल्स जो मकई होती है उसके जो सेल्स होते हैं, इसके नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो होते हैं वो होते हैं 20। और ये ह्यूमंस के नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो कि सबको पता होगा, ये हमारे पास होते हैं कितने, 48। तो ये डिफरेंट तरह के, आपको समझाने का मकसद ये है कि डिफरेंट तरह के जानदार के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो होते हैं वो भी क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। ठीक है, तो ये 4 जानदार है, सबके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या है, अलग अलग है। तो ये क्रोमोसोम की बात हो गई। अब जरा हम क्रोमोसोम के टाइप्स को देखते हैं कि हमारे पास क्रोमोसोम के जो टाइप्स होते हैं वो तकरीबन 4 टाइप्स होते हैं। टाइप्स क्रोमोसोम के कितने होते हैं, 4 होते हैं। किस बेस पे, ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन ऑफ सेंट्रोमेयर। कि यहाँ पे सेंट्रोमेयर की लोकेशन क्या है, सेंट्रोमेयर की लोकेशन को देख के हमारे पास क्रोमोसोम के 4 नंबर ऑफ 4 उसके जो होते हैं वो क्या होते हैं, टाइप्स होते हैं। ठीक है, अच्छा अब ये 4 टाइप्स जो है वो किस तरह से होंगे, 4 टाइप्स होंगे उसके नंबर, उसके सेंट्रोमेयर को देख के। अब सेंट्रोमेयर अगर बीच में होगा तो उसका नाम कुछ और होगा, अगर थोड़ा सा ऊपर होगा, यानी अब जब सेंट्रोमेयर की टाइप्स अगर उसकी लोकेशन चेंज होगी तो इसके साथ साथ ये क्रोमोसोम के टाइप्स भी क्या होते जाएंगे, चेंज होते जाएंगे। ठीक है, सबसे पहला टाइप उसका ये होता है, सबसे पहला टाइप उसका ये हो गया जिसके अंदर इसकी जो आर्म्स है दोनों तरफ से इक्वल आर्म्स है। दूसरा जो क्रोमोसोम का टाइप होता है वो ये होता है जिसमें आर्म्स में स्लाइटली डिफरेंस आता है, थोड़ा सा डिफरेंट आता है, एज यू कैन सी हेयर कि ये वाला और इस वाले में थोड़ा सा फर्क है। ठीक है, तीसरा जो इसका टाइप आता है उसमें क्या होता है कि आर्म्स और भी ज्यादा छोटी होती हैं, लाइक दिस। और इसकी जो चौथी टाइप है उसके अंदर ये होता है कि एक साइड पे आर्म्स होती हैं और दूसरा साइड बिल्कुल खाली होता है, लाइक दिस। अच्छा, तो यहाँ पे 4 टाइप्स हैं ये हमारे पास क्रोमोसोम की, सबके नाम जो होंगे वो अलग अलग होंगे। जैसे इसका नाम होगा मेटासेंट्रिक, और इसका नाम होगा सब मेटासेंट्रिक। ठीक है, इसका नाम होगा एक्रोसेंट्रिक, और इस वाले का नाम होगा
टीलोसेंट्रिक। ठीक है, तो ये 4 तरह के क्रोमोसोम के टाइप्स बन गए ऑन द बेसिस ऑफ द लोकेशन ऑफ सेंट्रोमेयर। इसका सेंट्रोमेयर बीच में है, इसका थोड़ा सा ऊपर है, इसका बिल्कुल ही ऊपर है और इसका सबसे टॉप में है। तो ये मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक और टीलोसेंट्रिक, ये 4 तरह के टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम यहाँ पे बताए गए हैं। तो इसके बाद का जो हमारा टॉपिक है, जो कि अगली वीडियो का होगा, दैट टॉपिक इज अबाउट द डिफरेंस बिटवीन यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल। न्यूक्लियस के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन लिखी हुई थी वो यही लिखी हुई थी, ये आपने जो है नोट डाउन कर लेने पॉइंट्स। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का लेक्चर, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड।